जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 1 समाप्त कर लिया था और आज के क्लास में हम सेट नंबर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और एक बात, हमारे बहुत सारे भाई बहन अक्सर ये पूछते हैं कि मैथ के लिए क्या करें। तो मेरे दोस्त, मैं बता दूं आपको, मैथ के लिए एनटीपीसी का एग्जाम देना है तो प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, हर सेट है ना, जो ये मेरे पास जो बुक आपको बता रहे हैं, जो बुक दे रहे हैं, तो इस बुक में से टोटल 60 सेट है मेरे पास। 60 सेट यदि आप बना लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी हम बेसिक बेस, एक कुछ भाई का डिमांड है कि बेसिक बेस स्टार्ट कीजिए, कुछ का है कि टॉपिक वाइज करिए, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही उसके आपके सामने आएगा एक और बैच। तो फिलहाल देखिए, क्वेश्चन बैंक का दूसरा सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। यानी आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है मेरे भाई 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n। अब बोला गया कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n का मान जो है ना वो प्राकृतिक संख्या लेना। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जीरो नहीं लेना मेरे भाई। तो यहाँ पर n का मान कोई भी ले लीजिए और देखिए यूनिट डिजिट क्या आता है। तो यदि n का मान हम 1 लेते हैं मेरे दोस्त, तो देखिए 6 पे पावर 1 माइनस 5 पे पावर 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 माइनस 5 1। यदि हम 2 लेते हैं तो 6 पे पावर 2 माइनस 5 पे पावर 2 कितना आ जाएगा, 36 माइनस 25 कितना होगा, 11। अब n बराबर जो है 3 लेते हैं तो 6 पे पावर 3 माइनस 5 पे पावर 3 जो होगा वो आ जाएगा 216 में से 125 गया तो 216 में से 125 जाएगा तो हो जाएगा 1991 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक, हाँ 91। अब देखिए n बराबर 4 लीजिएगा मेरे भाई, तो भी यूनिट डिजिट जो है ना वो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है ना कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, 1 1 1 आ रहा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका अंतिम अंक जो है ना वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आपको भरोसा नहीं है तो n बराबर 4 रख कर देखिए, मैं रख कर बता देता हूँ। n बराबर यदि 4 लेते हैं तो 6 पे पावर 4 माइनस 5 पे पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन हम देख लेंगे 2 से 3 नंबर तक देख लेंगे करके कि यूनिट डिजिट 1 आ रहा है और हमेशा 1 ही आएगा। ऐसा नहीं यहाँ पर 2 या 3 या 1 के अलावा कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। साथियों देखिए, टाइम एंड वर्क का इस लंबे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है। जितना लंबा आपको दिख रहा है ना उससे कहीं ज्यादा ये छोटा फॉर्म में बनेगा। देखिए, बोल रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेला कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहे, मैं ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपके सामने, वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। एकदम रामबाण है मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र है, कुछ भी घुमा कर देगा बना दीजिएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए, ए नाम का व्यक्ति है, ये काम को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है वो 30 दिन में पूरा करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो 60 होगा, यही टोटल वर्क होगा। एलसीएम जो होता है उसी को हम मान लेते हैं टोटल वर्क। अब देखिए, एक 20 दिन लगता है और टोटल काम 60 है करना, तो कितना इफिशियंसी हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर देखिए टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर होता है मेरे भाई टोटल वर्क होता है। ठीक, टोटल वर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखिए इफिशियंसी निकाल दी है 60/20 3। अब बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बोल क्या रहा है, किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है, ए पहले ही छोड़ देता है मेरे भाई। तो मान लेते हैं ए और बी जो है कितना दिन तक काम किया, हमको नहीं पता है, नहीं पता है ना साथ में, तो हम मान लेते हैं टी दिन तक काम किया। तो ए और बी जो है मेरे भाई
टी दिन तक काम किया, कितना कैपेसिटी के साथ, तो बोलिएगा 3 + 2 5 की कैपेसिटी के साथ कितना दिन तक किया है मेरे भाई, तो टी दिन तक साथ में काम किया। अब ध्यान दीजिएगा, बोला और शेष 5 दिन तक बी ने अकेला काम किया। अब इतना दिन तो करता है दोनों मिलकर, अब जो काम बचता है मेरे भाई वो जो है ना बी अकेले 5 दिन तक करता है, तो बी अकेले 5 दिन तक करता है, कितना की एफिशिएंसी से करेगा, 2 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 2 × 5। अभी क्या बोले, टाइम और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो हमको टोटल वर्क पुराना कितना, अब आगे कुछ नहीं दिया है ना, बस इतना तक बोला, तो टोटल वर्क हमको 60 करना, तो 60 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5t बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, t बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है कि इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा, तो देखिए कुल, यहाँ ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा, कुल कितने दिन का समय लगा, तो देखिए t दिन तक साथ किया है, हम ये माने थे a और b, तो 10 दिन आया, t बराबर 10 प्लस उसके बाद भी छोड़ दिया तो शेष काम भी तो 5 दिन तक बी को करना पड़ा ना, तो 5 दिन इधर भी बी को लगेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 15 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता कि ए और दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, तो 10 आंसर हो जाता है, क्योंकि दोनों हम साथ माने 3 दिन तक काम करता है, जो कि 10 आया, लेकिन पूछ रहा टोटल काम होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, तो 10 दिन साथ में करेगा प्लस 5 दिन अलग से उसको करना पड़ जाएगा बी को, तो टोटल 15 दिन। समझ आया मेरे भाई, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न जो है 2/9 के बराबर होती है। तो पूछ रहा भिन्न क्या होगा, तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना मेरे दोस्त, कभी भी कैलकुलेशन करने का कोशिश मत करना, डायरेक्ट जो है ऑप्शन पर जाना। बोल क्या रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो कोई ऑप्शन देखिए जिसका अंश हर से 2 कम है, तो बोलिएगा इसमें भी 2 कम है, 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 यानी 2 का गैप है अंश और हर का, है ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ तक काम नहीं बना, बहुत बार ऐसा होगा ऑप्शन एक ही रहेगा जो इसको फॉलो करेगा, इस स्टेप को, तो वहां पर वो ऑप्शन मारकर निकल जाना है, कुछ नहीं करना। अब बोला अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है, तो 2/9 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे भाई, यदि अंश को हम 2 से गुना करते हैं और हर को जो है 3 से गुना करते हैं, तो 2/9 प्राप्त होता है। तो यहाँ 2/9 किसी भी कीमत पे नीचे 9 दिख रहा हो सकता है, नहीं आएगा ना, 9 बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं तो आप काट के देख लीजिए कितना आ रहा, 10/21 आ रहा, नहीं आ रहा, खत्म कहानी मेरे भाई, ऑप्शन है खत्म। अब इसको फिर 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, अंश को 2 से और हर को 3 से, तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 2/5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को देखिए, फिर इसको 2 से गुना करेंगे, अंश को और हर को जो है 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 मेरे भाई 27 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म। तो बाकी ऑप्शन बचेगा जो वही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब इसको देखिए 2 से हम गुना करते हैं मेरे भाई और इसको 3 से गुना करते हैं, तो क्या 2/9 आ रहा है, आ रहा ना, सेम आ रहा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा, मुझे कैलकुलेशन करके बता दीजिए थोड़ा मेथड, कोई बात नहीं पता है। देखिए अंश है मेरे भाई, ये अंश है और क्या है, ये हर है। मान लेते हैं अंश जो बोल रहा है हर से 2 कम है, हर मानते हैं यदि x, तो अंश क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है अंश को 2 से गुना किया जाए, मतलब x-2 को यदि 2 से गुना करते हैं और हर को यानी x को 3 से गुना करते हैं, तो भिन्न जो है 2/9 प्राप्त होती है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 आएगा। अब ये देखिए x-2/x बराबर 1/3 है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो 3x-6 बराबर x हो जाएगा, 2x बराबर 6, x बराबर कितना है, 3 आ जाएगा। अब भिन्न पूछ रहा है ना, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर होता, यही होता है। अंश कितना आ जाएगा, 3 - 2 1 बटे हर क्या है, x मतलब 3, 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन वही है ना। तो इस तरीके से जिनको लगा कि हमको तरीका भी बता दीजिए, उनके लिए भी हर
छात्रों को हर एक मेरे भाई बहन को साथ लेकर चलेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। और समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा, ठीक है ना। इतना पर भी नहीं समझ आए तो बोलिएगा, नेक्स्ट बार से और कुछ को बताने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे बढ़िया से बढ़िया एकदम बच्चों की तरह समझाएं। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक जो है 16,379 है, तो पूछ रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यदि बनाइएगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लॉजिक के हिसाब से यदि बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना लेंगे। जैसे दो संख्याओं का योग है 1500 दिया हुआ है मेरे भाई, इसीलिए बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन देखना उस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं एक संख्या जो है x है मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा मेरे भाई वो y हम मान ले, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल जो है x प्लस वाई बराबर 1500 दिया हुआ है। अब यदि आपसे पूछे इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो बोलिएगा x इंटू वाई हो जाएगा। तो x इंटू वाई बराबर यानी इसका एलसीएम यही होगा, जो कि दिया कितना है मेरे भाई 16,379 दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, देख और वो संख्याएं पूछ रही है, तो दोनों संख्याओं का योग 1500 होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा तो सभी ऑप्शन का जो सम है वो 1500 मेरे भाई आ रहा। तो यहाँ तो हम फंस गए, नहीं ये जो तरीका है ये मेरा फेल कर गया। लेकिन इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जो है ना मेरे भाई, मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट 9 है। तो देखिए ऑप्शन सी का यूनिट डिजिट 3 इंटू 7 कितना है 1 यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी देखिए इसका यूनिट डिजिट 3 है और इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचता है ऑप्शन ए और बी, इन दोनों का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है जो कि यहाँ भी है, ठीक है। अब दोनों में से कौन होगा ये डिसाइड करना होगा। अब देखिए यदि हम इसको है ना ये टोटल नंबर को तोड़ते हैं मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को देखिए ये दोनों के लास्ट नंबर वाला क्या 11 का ये मल्टीपल है मेरे दोस्त। तो देखते हैं 11 का मल्टीपल या 11 से डिविजिबल के लिए इसका रूल जो होता है अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस या तो 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए या 0, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो देखिए 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 9 13 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ गया ना उधर। अब देखिए 13 और उसके बाद फिर 6 7 13, इन दोनों का अंतर देखिए 0 आ रहा, मतलब 11 का ये मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 मतलब इस दोनों में से संख्या में से कोई 11 का जरूर मल्टीपल होगा मेरे दोस्त, या फिर 11 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ठीक है 11 है तो चलेगा, हम 11 भी हो सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, पक्का फिक्स होगा। लेकिन अब देखिए बी को भी चेक कर लीजिए, 21 मतलब 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या हो जाए, सभी का सम जो है 3 से डिविजिबल, देखिए 3 3 ये डिविजिबल, 9 ये डिविजिबल, 1 7 8 रहा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है ये, 7 का 21 का तो मल्टीपल होगा नहीं, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर x का वैल्यू पुट करिएगा तो क्वाड्रेटिक में आएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे दोस्त, इसीलिए थोड़ा सा माइंड को लगाइए। मुझे भी नहीं ये सब पता रहता था, प्रैक्टिस इतना कर लिए ना कि लगता है अरे ये इस तरीके से चलो क्वेश्चन बना देते हैं, बन जाता है आराम से। तो आप देखिए इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा सवाल था और इसको हम मुझे उम्मीद है उतना ही अच्छी तरीके से बताएं। और ये तरीका पसंद आया तो वीडियो में बताइएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो है तरीका बहुत ही शानदार था। मित्रों देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन न केवल एनटीपीसी रेलवे बल्कि एसएससी भी बहुत बार पूछती है इसको। और देखिए इसका तरीका है, अभी याद कर लीजिएगा, जब भी बोल रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिशत में बताना कितना प्रतिशत में चेंज हुआ, बढ़ा है या घटा है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है कितना प्रतिशत घटा। तो देखिए जब भी लिख लीजिए कि जब किसी भी संख्या में जितना परसेंट की वृद्धि होती है, मान लेते हैं x% की वृद्धि होती है, फिर दोबारा x% की कमी उसी संख्या में होती है, तो टोटल जो चेंज आएगा ना ऑल ओवर उस संख्या में मेरे दोस्त, वो आएगा -x² बटे 100।
उस संख्या में हमेशा कमी होगी, वो संख्या जो है ना घटेगी। किसी संख्या में जितना परसेंट पहले बढ़ाते हैं फिर उतना परसेंट घटा लेते हैं ना, तो वो संख्या में है ना कमी आएगी, वो संख्या घट जाएगी। तो घटेगी कितना से मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बटे 100 से घटेगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल रहा परिवर्तन क्या होगा प्रतिशत में, तो पहला नंबर तो पता है कि घटेगा ये संख्या, सेम प्रतिशत बढ़ा के सेम प्रतिशत घटा रहा, तो ये पहला नंबर माइनस में घटेगा संख्या। कितना से घटेगा, एक्स स्क्वायर, जितना बढ़ा रहा है या घटा रहा है सेम है ना, तो 40 के स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 1600 बटे 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 16%। माइनस क्या साइन बताता है कि घट रहा है वो संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए, सेम प्रतिशत बढ़ता है उसके बाद सेम प्रतिशत घट जाता है, कुछ नहीं करना, इतना याद रखना है बस। डायरेक्ट ये सवाल पूछ देता है, कभी ये पूछ देता है बढ़ता है घटता, ठीक है ना। जो जो आएगा मैं बताते रहूंगा कि नोट्स में ये लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का जो है ना पॉइंट्स बताए वो नोट्स में अपने लिख लीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल आ गया है, बोल रहा कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात जो है 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपको बताना। तो जब भी ऐसा सवाल रहे ना, एक बात याद रखना मेरे भाई, जो बता रहा हूं उसके अलावा दूसरा कोई भी बात याद मत रखना कि जो टाइम इनटू वर्क मेरे भाई, सॉरी टाइम इनटू इफिशियंसी जो होता है ना वो टोटल वर्क होता है। टाइम इनटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क होता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे का क्या है मेरे भाई, तो बोलिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के ए और बी के इफिशियंसी जो दिया हुआ है वो कितना है, 3:4। तो इन दोनों की इफिशियंसी 3:4 है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 4:3 हो जाएगा। अब देखिए ए को 4 लगता है इस टाइम, बी को 3 लगता है, लेकिन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी 4 का वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई 12, तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 4 बराबर 12 है मेरे भाई, 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर 9 आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए एक और सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का है, बोल रहा है यदि x बराबर a sin t और y बराबर b tan t है, तो पूछ रहा है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या है। तो आपके सामने एक्स और वाई का मान दिया है और पूछ रहा है इतना ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई एक्स बराबर ये साइन टी नीचे चला जाएगा तो 1 बाई साइन टी बराबर क्या होता है, कोसेक टी। तो कोसेक टी लिख सकते हैं इसको कोसेक टी, लेकिन इसका स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी। तो कोसेक स्क्वायर टी पूछ रहा है माइनस, अब देखिए बी स्क्वायर बाई वाई, तो बी बाई वाई पहले हम निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई 10 टी, 10 टी का 1 बाई 10 टी का मतलब क्या हो जाएगा, कोट टी हो जाएगा ना, बस कोट टी। अब आपसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कोट स्क्वायर टी हो जाएगा, कोट टी, तो कोट स्क्वायर टी। अब आपको पता नहीं कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है मेरे भाई। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है, बाकी कुछ नहीं करना था, ए बाई एक्स का मान निकाल के स्क्वायर करके घटा देना था, जो कि फार्मूला पर आ गया। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा जो है ना 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल रहे ना, कुछ नहीं करना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनता है फार्मूला मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है और आप ये फार्मूला बने फार्मूला पर ही ये देगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ भी दे देगा, तो फिर पता लगेगा ये होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, इन दोनों के थीटा जो है ना, इन दोनों के थीटा का सम जो है 90 डिग्री के बराबर कर देना आंख बंद करके। तो यहाँ 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कर देना। तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अब ये भी समझ नहीं आया तो मेरे भाई एक बात और बता दे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस 2 थीटा बराबर, किसी एक को बदल दीजिए, इसको साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही, साइन थीटा आने देते एक को बदलिए, तो यहाँ से भी देखिए कोस कोस कैंसिल, तो ये 2 थीटा बचेगा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। इस तरीके से भी अब दूसरा देखिए ये भी हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी ये 2 थीटा होगा यहाँ, ठीक 2 थीटा बराबर थीटा, तो 3 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री आ गया ना। सेम तरीका है, देखिए ये नहीं समझ आया तो ये बता दिए ना, लेकिन इस तरीके से करना मेरे भाई, वो होगा ही 90 डिग्री का दोनों एंगल का सम होगा, और फार्मूला पर रहेगा तभी देगा, इसे नहीं देगा, एग्जामिनर पागल थोड़े है। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल में जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, सब आप नोटबुक में मेरे भाई नोट कर लीजिएगा, बहुत ही पूछा जाता है, और एक ही सवाल में मैं जितना पॉइंट्स इससे रिलेटेड सब क्लियर कर दूंगा, सब डाउट। बोल रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पी क्यू और आर जो है क्रमशः AB BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है AB और C। अब इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु पर P है मेरे दोस्त, BC का मध्य बिंदु पर Q है मेरे दोस्त, और AC का मध्य बिंदु पर जो है ना R है, ठीक। अब इन तीनों मध्य बिंदु पॉइंट्स को मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं PQRS, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, न केवल समबाहु त्रिभुज में बल्कि कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या न्यूनकोण त्रिभुज हो, या अधिकोण त्रिभुज हो, उन सभी के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है मेरे दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये बात याद रखना, वीडियो को फिर से 10 सेकंड के लिए पीछे करके लिख लेना। इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 25%, मतलब 1/4 लिखिएगा, 25% नहीं लिखना, 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमको सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 A²। A² का मतलब भुजा दिया हुआ 4 है मेरे भाई, 4 × 4। अब इसका क्षेत्रफल ये हो गया टोटल का, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 1/4 हो जाएगा, 1/4 कर देंगे, देखिए 4 4 4 4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, √3 सेंटीमीटर² आ गया है इस PQR का क्षेत्रफल। लेकिन रुक जाइए, एक और है, क्या हो सकता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ना पूछकर आपसे परिमाप पूछ ले, क्या पता, ये भी तो पूछता है, और पूछता है मेरे दोस्त, पूछता है, इसलिए बोले एक ही क्वेश्चन में सब चीज डाउट क्लियर कर देंगे, इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स पूछता है। परिमाप पूछ देगा तो क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसका परिमाप जो होता है लिख लेना, त्रिभुज PQR का परिमाप जो होगा ना मेरे दोस्त, देखिए मैं लिखने में टाइम लग जाता है इसलिए बोल देते हैं ताकि आप लिख लीजिएगा। परिमाप जो होता है त्रिभुज ABC के परिमाप का जो है ना आधा होता है मेरे भाई, ये लिख लेना, ठीक है ना। इसका परिमाप कितना है, भुजा 4 है, 4 8 12 12 है ना इसका परिमाप, तो आप PQR का परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 का 1/2 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज बनता है 4 को बनता है, 1 2 3 4, और चारों का त्रिभुज मेरे भाई आपस में बराबर होता है, इसीलिए तो 1/4 हुआ, बराबर होता है, याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए इसका PQ का PR का लंबाई यदि 1 दिया रहेगा मेरे भाई, तो इसका लंबाई तो, अब छोड़िए, BC की लंबाई कितना है, 4 है ना, भुजा 4 है ना। अब पूछेगा PR की लंबाई क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका आधा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो 1 मिनट, लाइट कट गया, ठीक है ना, आएगा तो हम बताएंगे फिर। साथियों तो लाइन कट गया था, उसके कारण माफी चाहते हैं। देखिए एक और पॉइंट्स बचा था थोड़ा सा, जैसे ये मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु तो P और R का डिस्टेंस कभी पूछेगा, या फिर B और C का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है लिख लीजिएगा। तो
तो मेरे भाई होता है BC बराबर जो होता है वो होता है 2 इंटू PR होता है। ये यहाँ दे देगा, यदि 1 देगा तो ये इसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका ये डबल होता है, ये ध्यान रखना। बाकी कुछ नहीं था, इतना देर के लिए लेंथ जो है ना बाधा किया था। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि P बराबर 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.03 इंटू 0.03 माइनस 0.6 इंटू 0.03 और Q बराबर 0.54 है, तो आपसे पूछ रहा है P बाई Q का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, P का मान जो दिया हुआ है ये कोई फार्मूला पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए यदि इसको A मान लेते हैं, A इंटू ए क्या है A स्क्वायर मेरे भाई, प्लस B इंटू बी क्या है B स्क्वायर। देखिए दोनों अलग है, 0.3 है 0.03 है, दोनों अलग है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान इतना है, देखिए 0.3 इंटू 0.03, बस यही है, अब बाकी कुछ नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab यहाँ कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है 0.3 माइनस 0.03 के होल स्क्वायर है, यही तो दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0.03 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0.27 का होल स्क्वायर दिया हुआ P बराबर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या है 0.54 दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा P बटे Q मतलब 0.27 इंटू 0.27, यही तो होता है ना, स्क्वायर यही है ना, मतलब 2 बार बटे 0.54, तो ये 2 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त। ये कितना बार में कटेगा 0.13 दूना 26, 1 2 5 10, 0.135 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना किए हैं समझाने के उद्देश्य से मेरे दोस्त, हमको सीधे दिख रहा है, आपको भी ये दिखेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ, तो ए माइनस बी, ध्यान रखिएगा यहाँ ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पर ए इसको माने हैं तो ए के जगह 0.3 फिर 0.03 घटाएंगे तो इतना आंसर आएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करेगा। बाकी कुछ था नहीं, समझाने के उद्देश्य से ये बता देंगे, क्वेश्चन बनाने लायक था नहीं। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर 0 है, तो पूछ रहा है P पे पावर 6 प्लस Q पे पावर 6 माइनस R पे पावर 6 और इसको डिवाइड करना P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, उसका मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो फार्मूला के आधार पर भी बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को एक वैल्यू पुट कर भी बना सकते हैं, जो आपको लगता है कि फास्ट बनाएं या फिर तेजी से बनाएं उस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे हम देखिए यदि P का मान मेरे भाई 1 रख लेते हैं और Q का मान 1 रख लेते हैं, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, अब माइनस यहाँ पे फिर क्या संख्या देखिए 0 हो जाएगी, यदि R बराबर √2 देते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर P पे पावर 6 किया, P पे पावर 6 मतलब 1 पे पावर 6 1 हो जाएगा, प्लस Q पे पावर 6 1 पे पावर 6 1 माइनस R पे पावर 6 √2 पे पावर 6 करेंगे मेरे भाई तो ये 8 हो जाएगा। √2 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 8 हो जाएगा, बटे अब P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, P स्क्वायर क्या है 1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा R स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये 2 माइनस 8 बटे 2 हो जाएगा बराबर माइनस 6 बटे 2 कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, वैल्यू पुट करके बनाइए जल्दी बन जाएगा। कोई फार्मूला नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक साथियों देखिए आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है और एक बार याद दिला दें कि जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को स्टडी ग्रुप में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एमटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी मेरे भाई बेनिफिशियल होगा, मैं हमेशा बताता हूँ। और लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है ना, आपका लाइक मेरे भाई मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तब जाकर इतनी जोश के साथ वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो देखिए बोल रहा उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करें जिसे 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सके।
जब भी ऐसा सवाल आए कि कमरे में एक छड़ी को रखा जाता है, एक रड को रखा जाता है, तो सबसे लंबा किस आकार में रखेंगे, किस मेरे भाई शेप में रखेंगे, ताकि बड़ा से बड़ा लंबा की जो है लंबाई की रड रखा जा सके। तो आप एज्यूम कीजिएगा कि डायगोनली रखेंगे तभी जाकर मेरे दोस्त डायगोनली रखेंगे तभी जाके सबसे लंबा जो है रड रखाएगा। यानी आपसे पूछ रहा है इसका विकर्ण पूछ रहा है, इस घनाभाकार क्या है, कमरा का साइज क्या होता है, घनाभाकार होता है, यानी घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है मेरे भाई, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एल का मान क्या है, 10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा, इधर 100 हो गया, इधर 100, 200 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये आपका 10 रूट 2 आ जाएगा, जो कि 10 रूट 2 मीटर की जो है स्तंभ है ना, वो रखा जा सकता है सबसे लंबा से लंबा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में जितना भी सवाल कराएं सभी के सभी समझ आया होगा, और सभी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन जितना पॉइंट्स सब बता देंगे। ठीक है ना। तो पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।